नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास से हमने शुरुआत की थी जून 2023। इसमें जो पहली क्लास हमारी थी, इसमें ज्यादातर कल क्वेश्चन आपने देखे थे योजनाओं पर आधारित थे। यानी कि जून 2023 में या तो कोई नई योजना लॉन्च की गई या फिर पुरानी योजनाओं में कुछ नया अपडेट किया गया। योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, यहां से हमने कल की क्लास की शुरुआत की थी। कुछ अभी क्वेश्चन उस टॉपिक से भी बाकी है और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यादातर रिपोर्ट सूचकांक, जिसमें राजस्थान की कहां क्या रैंक रही। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? हर घर आंगन योग, वसुधैव कुटुंबकम, सभी के लिए योग, योग फॉर वेलनेस, सद्भाव और शांति के लिए योग। इसमें खास बात क्या है आपको ध्यान देने वाली, ये राज्य स्तरीय आयोजन की थीम पूछी गई है। यानी कि राजस्थान में जो आयोजन हुआ वहां इसकी थीम क्या रखी गई थी। अगर बात करी जाए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये तो उतना यहाँ लिखा हुआ ही है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये की थीम किसकी थी? इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो किस दिन होता है? 21 जून को होता है। और इस बार 2023 के लिए जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अब आपसे पूछा गया है जो राज्य स्तरीय आयोजन हुआ राजस्थान में, उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हर घर आंगन योग, वसुधैव कुटुंबकम। जबकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। बाकी जो ऑप्शन है ये भी अलग अलग जो ईयर रहे, यानी कि अभी 2023 में कौन सा संस्करण था? ये योग दिवस का, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण था। कब से शुरुआत हुई थी योग दिवस मनाने की? 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 9वां संस्करण है। तो ये जो बाकी के ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी और डी, ये भी किसी ना किसी अलग अलग ईयर में इनकी थीम रही है। एक 2021 की रही, जैसे एक 18 की रही, इस तरह से ये अलग अलग ईयर की थीम है। इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और राज्य स्तरीय आयोजन की थीम थी हर घर आंगन योग, वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मिल्क डे समर मीट, वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, श्रीनगर, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो पहली बात तो यह है, वर्ल्ड मिल्क डे ये किस दिन होता है? ये होता है 1 जून को। इसके लिए मिल्क डे एंड समर मीट का आयोजन कहाँ किया गया आपसे पूछा गया है। इसका आयोजन किया गया था श्रीनगर, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये दूध से संबंधित एक क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया है, जो सेकंड ग्रेड वाला री एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि दूध उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुनिया में पहला स्थान है, जबकि राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान अब दूध उत्पादन में पहला है। राजस्थान कौन कौन सी चीजों में पहला आ गया है? जैसे कि दूध में राजस्थान फर्स्ट है। भारत में जितना दूध उत्पादित होता है उसका 15.05% राजस्थान में होता है। राजस्थान ऊन उत्पादन में भी भारत में पहले स्थान पर है। भारत में जितनी ऊन उत्पादित होती है उसमें से 45.91% राजस्थान में है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में भी कौन से स्थान पर है? फर्स्ट। इसके अलावा राजस्थान ज्वार उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो ज्वार में राजस्थान है थर्ड। राजस्थान की रैंक जरूर याद रखें। अभी अभी पूछा गया है, भारत की रैंक पूछी गई है दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन सी थी। पूछा जा सकता है राजस्थान की रैंक दूध उत्पादन में कौन सी है, ऊन उत्पादन में कौन सी है, बाजरा उत्पादन में कौन सी है, ज्वार उत्पादन में कौन सी है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपडेट उन चीजों का रखें जहां राजस्थान की रैंक ज्यादा अच्छी है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। कब किया गया? 1 जून को। इसी दिन होता है वर्ल्ड मिल्क डे। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ये किस अवधि के दौरान चलाया गया, यानी कि कब से कब अभियान संचालित रहा? अप्रैल 2022 से मार्च 2023, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022, अगस्त 2022 से जुलाई 2023, या फिर अगस्त 2022 से अप्रैल 2023? ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर है। अभियान चलाया गया, राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें वहां से टीबी का उन्मूलन किया जाए, जिसके लिए नाम रखा गया टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। और इस अभियान के दौरान राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को, 7 जिलों की जो 29 ग्राम पंचायत हैं, इनको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है।
संख्या जरूर याद रखें, कितने जिले? 7। 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब आपसे 7 जिले वैसे पूछे जाने की संभावना तो कम है, फिर भी 7 जिले कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं सीकर, झुंझुनू, एक सीकर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा हो गया चूरू, चौथा हो गया बूंदी, पांचवा हो गया अलवर, छठा हो गया हनुमानगढ़ और सातवां हो गया जैसलमेर। ये वो 7 जिले हैं जिनमें ग्राम पंचायत जो वहां की हैं, 7 जिलों में 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अभियान का नाम क्या रखा गया? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। कब से कब संचालित हुआ? अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 5वें संस्करण के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? कौन से सूचकांक में? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब पहली बात तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। आपसे पूछा गया है बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 8वां, चौथा, 5वां या 11वां? तो राजस्थान का इसमें स्थान रहा 8वां। राजस्थान का स्कोर क्या रहा? राजस्थान का स्कोर इसमें रहा, यानी कि अंक कितने प्राप्त हुए राजस्थान को? 45। कितने में से? 100 में से। 100 में से 45 अंक राजस्थान को प्राप्त हुए। और इतना ही स्कोर राजस्थान के साथ साथ किसका रहा था? महाराष्ट्र का भी यही स्कोर रहा था। अब पहले स्थान पर कौन रहा? बड़े राज्यों में 8वां रहा राजस्थान का। तो पहला कौन रहा? फर्स्ट कौन रहा इसमें? ये था केरल। किसकी बात हो रही है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। जारी कौन करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्कोर क्या रहा राजस्थान का? 45 रहा 100 में से। इसके साथ साथ महाराष्ट्र का भी 45 रहा। और पहला किसका रहा? केरल। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस संस्थान की रैंक राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रही? ये एक संस्थान है या इसकी रैंकिंग जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अनुसार पूछा गया है राजस्थान की जो संस्थान है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा? पूरी दुनिया में या पूरे भारत में नहीं, बल्कि राजस्थान में कौन सा सर्वश्रेष्ठ रहा, यह पूछा गया है। बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर या वनस्थली विद्यापीठ टोंक। इसमें इसी क्रम में ये रहे, यानी कि पहला कौन सा रहा? बिट्स पिलानी। इसकी भारत में रैंकिंग क्या रही? 25वीं। और राजस्थान में इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद MNIT राजस्थान में, फिर IIT जोधपुर और लास्ट में चौथा था वनस्थली विद्यापीठ टोंक। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 के अंतर्गत राजस्थान की रैंक इनमें कौन सी रही? ऑप्शन है आपके 11वीं, 17वीं, 15वीं या फिर 29वीं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सबसे पीछे रहा, इसकी रैंक रही 29वीं। और स्कोर भी राजस्थान का बहुत खराब रहा। क्या रहा? 2.757। इतने अंक राजस्थान को प्राप्त हुए। महात्मा गांधी का संदेश राजस्थान के घर घर तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कुल 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। तो अभी अभी घोषणा भी की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। अगर आप सुजस वाली न्यूज देखते हैं तो उसमें भी हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, इनकी 50,000 की संख्या में नियुक्ति की जाएगी, यानी ऑप्शन ए तो सही है। इनकी आयु 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए, ये बात भी सही है। इन्हें 5,000 रुपये मासिक मानदेय प्राप्त होगा, तो ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है? नियोजन काल 1 वर्ष होगा, तो ये भी सही है। तो इनको 5,000 नहीं बल्कि 4,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर सही है। एक और इसमें चीज है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? या तो 12th पास हो या फिर कक्षा 12वीं के समकक्ष कोई परीक्षा इन्होंने पास की हो, या तो 12th पास या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इनको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संख्या इनकी 50,000 होगी। आयु सीमा इनकी 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए। इनको 4,500 रुपये मानदेय मिलेगा मासिक, और 1 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाएगा। जिला स्तर पर गठित रोग सेफ्टी टास्क फोर्स का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्ष 2030 तक
सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर में 50% की कमी लाना। अब सेंटेंस सारे वही हैं, केवल वर्ष और प्रतिशत बदल रहा है। जैसे यहाँ दूसरे में है 2047 तक 75%, तीसरे में है 2025 तक 50% और चौथा ऑप्शन है 2028 तक 50%। इसका सही उत्तर क्या है? वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर में 50% कमी लाना उद्देश्य है किसका? जो जिला स्तर पर गठित की जाएगी रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। जिला स्तर पर गठित की जा रही है, तो जिला स्तर पर अध्यक्षता इसकी किसके द्वारा की जाएगी? तो इस कमेटी की या इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता की जाएगी जिला कलेक्टर। वैसे भी जिला स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं लगभग सभी की ही अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष इस कमेटी का या टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होगा? जिले में जिला कलेक्टर, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और इस टास्क फोर्स का कार्यकाल कितना होगा? तो ये कार्यकाल होगा 3 वर्ष। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना किस जिले में संचालित होगी? ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर या फिर अलवर। प्रश्न का उत्तर है धौलपुर। मुख्यमंत्री द्वारा धौलपुर में काली तीर लिफ्ट परियोजना और सिलावट एनीकट, इन दोनों का अभी यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई और उसका लोकार्पण किया गया सिलावट एनीकट का। अब इसमें क्या होगा? धौलपुर के पहले तो जो सरमथुरा तहसील है, सरमथुरा तहसील धौलपुर, वहां ये बनाई जा रही है काली तीर लिफ्ट परियोजना। अब इससे क्या होगा? चंबल का जो अतिरिक्त जल है, चंबल नदी का जो अतिरिक्त जल है, उसको 2 बांधों में ट्रांसफर किया जाएगा। कौन कौन से 2 बांध हैं? पार्वती बांध और रामसागर। कहाँ है पार्वती बांध? तो ये है धौलपुर। और रामसागर बांध ये कहाँ है? टोंक। चंबल नदी का अतिरिक्त जल इन दोनों बांधों में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इससे क्या होगा? अब जब जरूरत होगी तब इससे पानी मिल सकेगा किनको? तो उसी क्षेत्र में आसपास जो नदियां हैं जैसे कि पार्वती और बामनी और उटंगन। चंबल के अतिरिक्त जल को इन 2 बांधों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर पार्वती, बामनी, उटंगन नदियों में जो जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके, यानी कि इन नदियों में वर्ष भर जल उपलब्ध रह सकेगा इस परियोजना से, जिसका नाम है काली तीर लिफ्ट परियोजना, जो कि धौलपुर जिले के सरमथुरा तहसील में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जो अभी सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में, री एग्जाम में पूछा गया है, वहां से ही एज इट इज यहां रखा गया है। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय। तो लगभग 4-5 बार तो हम इसको सुजस में पढ़ चुके हैं। ये हेडिंग के साथ ही हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, साथ के साथ करंट वाली क्लास में भी हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। और जब भी हमने ये पढ़ा हमेशा मैंने ये कहा कि MOU वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी मिले और अगर किसी वैश्विक संस्था के साथ MOU है तो वो खास हो जाता है हमारे एग्जाम के लिहाज से। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। किसके साथ है ये समझौता पत्र? तो हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ समझौता पत्र किसने हस्ताक्षरित किया? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी या संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष, इन्होंने आपस में समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाना। यानी इस विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनमें सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाना। ये विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये जयपुर में स्थित है। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब कल जो क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 30, उसका पहला क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सारे कथन सही थे, कौन सा गलत था? ऑप्शन डी में क्या बात गलत थी कि इनको कला और उनसे संबंधित जो यंत्र उपकरण खरीदने के लिए 10,000 रुपए की एक बार सहायता दी जाएगी। तो ये 10,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए की एक बार ये सहायता दी जाएगी। क्या है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना? लोक कलाकारों को साथ के साथ स्थानीय कला को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई, जिसमें उद्देश्य क्या था
कि लोक कलाकारों को एक तरह से रोजगार की गारंटी दे दी जाए। अब रोजगार की गारंटी उनके लिए उनकी कला के प्रदर्शन के अवसर के माध्यम से है। तो सरकार इनको इनकी कला के प्रदर्शन के लिए 100 दिन का अवसर देगी, एक वर्ष में 100 दिन। जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जैसे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें बेरोजगारों को 125 दिन का एक वर्ष में रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब लोक कलाकारों के लिए लगभग उसी तर्ज पर ये योजना लाई गई है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और यहाँ रोजगार कहा गया है कला प्रदर्शन के अवसर को, 100 दिन का उनको ये अवसर दिया जाएगा। योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। और इनको अपनी कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने के लिए एक बार 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो 10,000 इसका गलत उत्तर है, सही क्या होगा 5,000, यानी कि ऑप्शन डी सही नहीं है। फिर क्या था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना पर भी अभी क्वेश्चन पूछा गया, किसमें, सेकंड ग्रेड के री एग्जाम में। अब इसमें कौन सा कथन असत्य है कि इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग 18 से 40 नहीं है, इसमें कितना है 25 से 60 वर्ष के जो पंजीकृत श्रमिक हैं वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। तो 18 से 40 इसमें गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। योजना के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित है, ये बात सही है। श्रमिक को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम 7 दिन तक 200 रुपए प्रतिदिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये बात भी सही है। और भर्ती होने की न्यूनतम अवधि 24 घंटे होना अनिवार्य है, तभी योजना के तहत पात्र माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या था, किसानों को अपने खेतों पर आवास बनाने के लिए एक योजना संचालित है जिसका नाम है सहकार ग्राम आवास योजना। आपसे पूछा गया है इस योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये दीर्घकालीन ऋण है। दीर्घकालिक ऋण का मतलब 15 वर्ष के लिए ऋण होगा। ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा और समय पर अगर ब्याज चुकाता है किसान तो उसको 5% ब्याज अनुदान भी उपलब्ध हो सकेगा। कौन सी योजना है, सहकार ग्राम आवास योजना। और किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो सहकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत प्रति दिवस कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। इनको प्रतिदिन 20 रुपए के हिसाब से राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। अब ये योजना कॉलेज छात्राओं के लिए भी लागू कर दी गई है। पहले ये योजना केवल 9 से 12वीं कक्षा तक जो स्कूल में अध्ययनरत छात्राएं थी पहले केवल उनके लिए थी, और इनके लिए उनके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी रखी गई थी, 50 किलोमीटर या उससे अधिक। अब कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी योजना लागू कर दी गई है और इनके लिए कॉलेज से घर की डिस्टेंस कितनी रखी गई है, 10 किलोमीटर या उससे अधिक होने पर उनको योजना के तहत 20 रुपए प्रतिदिन किराए के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को आर्थिक संबल देने हेतु लाई गई शोध के लिए फेलोशिप योजना के अंतर्गत कुल कितने शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 6,000 शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इन 6,000 को भी कैसे बांटा गया था, 2,200 और 3,800। 2,200 शोधार्थियों को 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और 3,800 को 25,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एज इट इज लिया गया है सेकंड ग्रेड री एग्जाम से, वहां अभी अभी ये पूछा गया है। ऑप्शन भी सेम यही थे। आपका अगला कदम योर नेक्स्ट स्टेप, स्मार्टशाला, डायल फ्यूचर या मुस्कान कार्यक्रम। तो यही था वो ऑप्शन सी, डायल फ्यूचर, भविष्य के लिए भविष्य की राह, डायल फ्यूचर भविष्य की राह नवाचार। इसी कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उनके जो शिक्षक होंगे उनको पथ प्रदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और यही विद्यार्थियों को करियर के संबंध में गाइड करेंगे। राजस्थान युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु प्रतिभागियों की आयु सीमा कितनी रखी गई है, 15 से 29 वर्ष, जिसमें अलग अलग गायन, वादन, लोक कला इन सभी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया है, तो केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान किसान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया, इसका आयोजन किया गया जयपुर में।
लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत लंपी रोग से दुधारू पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो ये प्रदान की गई 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता। इसी के साथ ही कल की और आज की दोनों क्लासेज यहाँ समाप्त हो जाती हैं और पहला जो चैप्टर था यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, वो हमने समाप्त किया। इसके साथ साथ रिपोर्ट और सूचकांक में से भी कुछ मैटर आज हमने पढ़ा है और इसके बाद अब आगे का पढ़ते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।